साथियों नमस्कार। डीएम इंस्टीट्यूट के बिल्ड के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम पिछली क्लास में हमने समास की क्लास कंप्लीट की थी। समासों को मैंने एक बहुत अच्छे तरीके से आपको दो क्लासों में समझाने की पूरी कोशिश की है और उनको एक व्यवस्थित तरीके से मैंने समझाया था, आसान ट्रिक के साथ भी, क्योंकि इसमें मैंने ट्रिक भी बताई थी। ऐसे ये भी शब्द आए तो ऐसे हम उसमें पहचान कर सकते हैं कि समास कैसे पहचानेंगे। तो इस प्रकार से हम पहचान सकते हैं। जैसे हमने अव्ययी भाव में बताया था कि कोई भी काम लगातार होगा, तो इस प्रकार से मैंने आपको आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो आप सबके बीच बोर्ड पर लिखा हुआ है, वाक्य। तो साथियों आज हम वाक्य का टॉपिक पढ़ेंगे और वाक्य में जानेंगे कि वाक्य की क्या परिभाषा है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो ये सारा आज हमारा जो वाक्यों का वर्गीकरण है वो हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एक वर्णमाला के बाद शब्दों का वर्गीकरण भी पढ़ा था। तो अब हम वाक्यों का वर्गीकरण पढ़ेंगे कि वाक्य कैसे पहचान करें। तो सबसे पहले हम साथियों वाक्य को जानेंगे। वाक्य किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को, दो या दो से अधिक शब्दों के का क्रमागत या सार्थक, सॉरी, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों का क्रमागत समूह। क्रमागत मतलब शब्द में लगातार उसका क्रम निर्धारित हो, जैसे कर्ता क्रिया कर्म, ऐसे एक निर्धारित उसका समूह होना चाहिए जो किसी भाव को क्या करे, व्यक्त करे। तो ये मेन उसकी परिभाषा है कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के नहीं का, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों का क्रमागत समूह जो किसी भाव को व्यक्त करे, उसे हम जो किसी भाव को व्यक्त करे उसे हम वाक्य कहते हैं, वाक्य कहते हैं। तो क्या होना चाहिए? दो या दो से अधिक शब्दों का क्या हो, क्रमागत, क्रमागत समूह होना चाहिए। तो क्रमागत होना चाहिए, क्रमागत और सार्थक भी हो। तो दो या दो से अधिक, इस परिभाषा को अच्छे से रखें। दो या दो से अधिक शब्दों, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के क्रमागत समूह को, समूह, समूह जो जो भाव व्यक्त करता है या जो भाव जिसके द्वारा भाव व्यक्त किया जाता है उसे हम वाक्य कहते हैं। ये वाक्य की परिभाषा है। तो हमको सबसे पहले वाक्य की परिभाषा समझनी आनी चाहिए। एक परिभाषा और है जिसको हम कह सकते हैं, पद समूह को पदबंध तथा वाक्यांश भी कहते हैं। इसमें ये बात भी ऐड कर सकते हैं। और एक सरल भाषा और भी है कि वह पद समूह जो व्यक्ति के विचारों का बोध कराने में समर्थ हो उसे हम वाक्य कहते हैं, उसे हम वाक्य कहते हैं। तो वाक्य की परिभाषाएं कई प्रकार से हो सकती है, लेकिन सीधा सा एक है, जिस जिस भाव से हम अपने विचारों को प्रकट कर सके, लोगों को हम बता सके, उसी को हम वाक्य कहते हैं। अलग अलग परिभाषाएं अलग अलग तरीके से लिखाई जा सकती हैं, लेकिन अपनी भाषा में बात करें तो अपने विचारों को जो प्रकट करने का हमारा तरीका है वही क्या है, वाक्य। उसको हम कम शब्दों में भी बोल सकते हैं, ज्यादा शब्दों में भी बोल सकते हैं। वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसे किस प्रकार से सामने वाले को अपना भाव बता सकें। तो अब सबसे पहले हमें वाक्य को हेडिंग डालना होगा कि वाक्य की परिभाषा लिखनी होगी। तो वाक्य किसे कहेंगे, ये हमें सबसे पहले परिभाषा लिखनी है। तो मैंने अभी बताया था, दो या दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों का, सार्थक शब्दों का क्रमागत, क्रमागत, क्रमागत मतलब क्रम से, क्रमागत, क्रमागत समूह, क्रमागत समूह जो किसी, जो किसी भाव को व्यक्त करता है, व्यक्त
व्यक्त करता है उसे वाक्य कहते हैं, उसे वाक्य कहते हैं। ये हमें जानना है कि वाक्य की परिभाषा क्या है। तो वाक्य की परिभाषा है दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों का क्रमागत समूह जो किसी भाव को व्यक्त करता है उसे वाक्य कहते हैं। अब इसमें आगे लिख सकते हैं पद समूह को या वाक्य समूह को, ये भी लिख सकते हैं। पद समूह को इसमें आगे लिख दें, पद समूह को, पद समूह को क्या है, इसको आप वाक्यांश भी लिख सकते हैं, सॉरी वाक्य भी लिख सकते हैं और इसे पद समूह भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। पद समूह को पदबंध अथवा वाक्यांश कहते हैं। पद समूह को पद समूह को पदबंध पदबंध या वाक्यांश वाक्यांश भी कहते हैं, वाक्यांश भी कहते हैं। तो ये हमारा इसकी एक परिभाषा है, उसमें आपको ये चीजें बताई गई हैं कि किसे क्या कहते हैं। तो ये हमें सबसे पहले जानना जरूरी था कि किसको क्या कहते हैं। हाँ, हालांकि इसकी बात करें तो इसको अंग्रेजी में से PHRS, इसको पर फ्रेश रेस बोलते हैं, फ्रेश ये मीनिंग होती है, पैराग्राफ जैसे अपन बोलते हैं ना उस तरीके से फ्रेश, इसको फ्रेश बोलते हैं, फ्रेश। तो अंग्रेजी में इसको फ्रेश बोलते हैं, फ्रेश। ये अपने को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम सबसे पहले इसकी परिभाषा समझ पाए। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको समझें। तो इसमें कहा गया कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों का क्रमागत समूह जो किसी भाव को व्यक्त करता है उसे वाक्य कहते हैं। करता हो या करता है उसे वाक्य कहते हैं। जैसे राम विद्यालय, राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है। तो राम क्या है, राम यहाँ पर करता है, तो अपना उसका एक क्रम है। फिर जाता क्रिया है, ये भी अपना एक क्रम है, ये एक सहायक क्रिया है, ये भी अपने क्रम से है। और विद्यालय जाना क्या है, कर्म है, कर्म। जा कहाँ रहा है वो, विद्यालय, तो विद्यालय जा रहा है, ये इसका कर्म है। तो ये इस प्रकार से उसका कहा गया था कि क्या होना चाहिए, क्रमागत, मतलब क्रम से उसका समूह होना चाहिए, तो क्रमागत यही होगा। तो इसका मैं एग्जाम्पल लिख लेंगे, राम विद्यालय, राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है। तो ये क्या हो गया, ये इसका एक सही क्रम है। तो इसको पद समूह को पदबंध या वाक्यांश, ये पूरा वाक्यांश भी है, इसको हम वाक्य या वाक्यांश भी बोल सकते हैं। चाहे इसको वाक्यांश बोलिए, चाहे इसको आप वाक्य बोलिए, ठीक है। तो ये हमें लिखना था। अब हमारी बात समझ में आ गई होगी। किसी वाक्य के कई खंड इस प्रकार से करना जिसमें कि प्रत्येक पद में पारस्परिक संबंध बना रहे, वाक्य रचना कहलाता है। वो सारी चीजें उसी की अलग अलग तरीके से परिभाषाएं बताई गई हैं, तो हम उन्हें लिखने की भी जरूरत नहीं है। सबसे सरल है कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों का क्रमागत समूह जो किसी भाव को व्यक्त करता है उसे वाक्य कहते हैं। पद समूह को पदबंध या वाक्यांश भी कहते हैं। आगे हम लिखेंगे वाक्य के भेद, वाक्य के भेद, वाक्य के भेद, वाक्य के भेद, वाक्य के भेद। तो वाक्य के दो भेद होते हैं, वाक्य के दो भेद होते हैं।
वाक्य के दो भेद होते हैं। वाक्य के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। वाक्य के दो भेद होते हैं। एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। तो पहला लिखेंगे हम उद्देश्य, पहला हम लिखेंगे उद्देश्य और दूसरा हम लिखेंगे विधेय। दूसरा हम लिखेंगे विधेय। विधेय। आजकल धा सही नहीं समझ, क्या बात हो रही है? दिक्कत हो गई, पेन गड़बड़ कर रही है आजकल। विधेय, दूसरा विधेय। तो वाक्य के क्या होते हैं? वाक्य के दो भेद होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। अब हम कैसे पहचान करेंगे कि वाक्य में उद्देश्य क्या है और वाक्य में विधेय क्या है? तो इसको पहचान करने के लिए हमें क्या करना होगा? एक वाक्य लिखना होगा और इन दोनों की परिभाषा लिखनी होगी। तो सबसे पहले हम इन दोनों की अलग अलग परिभाषा लिखेंगे, फिर एक वाक्य लिखेंगे, उसमें दोनों को हम आपको क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहले हम उद्देश्य की परिभाषा लिखेंगे कि उद्देश्य की क्या परिभाषा है, और उससे हम समझ जाएंगे कि इसमें कैसे उद्देश्य और विधेय है। तो उद्देश्य है जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, जिसके विषय में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, उसे 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 उद्देश्य कहते हैं। उसे उद्देश्य कहते हैं। और दूसरा है विधेय, जिसके विषय में कहा जाता है। विधेय क्या है? जिसके विषय में कहा जाता है, जिसके विषय में जो कुछ कहा जाता है, जिसके विषय में जो कुछ कहा कहा जाता है, उसे विधेय कहते हैं। इसको हम परिभाषा लिख दी है, वैसे भी समझ सकते थे। तो अब हम लिखेंगे एक सेंटेंस जिससे हम समझ पाएंगे। राम ग्वालियर जाता है। राम ग्वालियर जाता है। तो अब इसमें कहा गया है कि जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, तो ग्वालियर जाता है। कौन? राम। तो जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा है, राम क्या हो गया आपका? उद्देश्य। ज्यादातर ये बात करेंगे तो कर्ता ज्यादातर जो होगा तो वो होगा आपका उद्देश्य। कर्ता ही उद्देश्य होता है। जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, तो जो कर्म है वो क्या है? विधेय। जो ग्वालियर है वो जा रहा है, कहाँ जा रहा है? ग्वालियर जा रहा है। तो जो ग्वालियर जाना है वो उसका क्या है? विधेय। तो विधेय मतलब ग्वालियर जाना लगभग कर्म है। ये बात थोड़ी सी है, लेकिन कोई कभी सेंटेंस अलग आ जाएगा तो ये बात वहां बैठेगी नहीं, समझ में आएगी नहीं। लेकिन ये निश्चित है कि ज्यादातर जो करता है वही उद्देश्य होता है, और बचा हुआ शेष भाग विधेय होता है, या कह सकते हैं कर्म भी विधेय होता है। ये चीज समझ सकते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इसमें लिखने के लिए है। लेकिन कर्ता कौन है? राम। तो राम क्या है? राम इसमें उद्देश्य है, और ग्वालियर जाना विधेय है। इसलिए कहा गया है कि जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य। तो राम के विषय में कहा जा रहा है, तो राम उद्देश्य हो गया। जिसके विषय में जो कुछ कहा जाता है, जिसके विषय में कहा जाता है, तो ग्वालियर के विषय में कहा जा रहा है, तो ये आपका विधेय हो गया। इस प्रकार से उद्देश्य और विधेय हमने समझे कि कैसे इसमें उद्देश्य और कैसे इसमें विधेय होगा। मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगा कि कोशिश रहती है कि आपको बहुत अच्छे से और सरल तरीके से समझाया जाए, और संपूर्ण नोट्स के साथ, बिल्कुल थ्योरी की एक एक परिभाषा, एक एक
नंबर के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिसको भी हो, जितना भी हो, सरलता से किया जा सके और आप उसको सरलता से समझें। कोई भी शिकायत रहे आपकी तो मैंने बोला भी है कि आप कमेंट्स कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। कोशिश यही रहती है कि बिल्कुल आसान ट्रिक के साथ, आसानी से, आसान परिभाषा के साथ समझाया जा सके और उस परिभाषा से आप इन क्वेश्चनों को भी सॉल्व करें और इस परिभाषा से आपको आसानी भी हो। ये क्या है? एक नोट्स है। आज अगर आपको कोई परीक्षा में लिखना भी है, थ्योरी भी है, तो उसमें भी आपके ये काम आने वाली है, क्योंकि ये परिभाषा है और इस प्रकार से आप वो नोट्स वाली क्लास को लोग खोज रहे हैं, वो आप सबके बीच में उपलब्ध भी है। आगे हम वाक्यों के जो वाक्यों का वर्गीकरण है, मैंने अभी बताया था कि हम शब्दों का वर्गीकरण हमने वर्णमाला के बाद पढ़ा था। अब हम वाक्यों का वर्गीकरण पढ़ेंगे कि वाक्यों के कितने भागों में बांटा गया है। तो वाक्यों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है। वाक्यों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है। नंबर 1 रचना की दृष्टि से, नंबर 2 वाच्य की दृष्टि से। वाच्य मतलब जो अपन पढ़ते हैं, कर्तावाच्य, ऐसे, सॉरी, हाँ, वाच्य की दृष्टि से। और तीसरा इसमें जो है, पहला रचना है, दूसरा आपका वाच्य की जगह आप उसको अर्थ भी कह सकते हैं। तो 3 है, एक रचना की दृष्टि से, दूसरा वाच्य की दृष्टि से और तीसरा अर्थ की दृष्टि से। तो 3 प्रकार से इसका विभाजन किया गया है, जिसमें हम पहले पढ़ते हैं रचना की दृष्टि से, दूसरा पढ़ते हैं अर्थ की दृष्टि से और तीसरा पढ़ते हैं वाच्य की दृष्टि से। तो ये तीनों प्रकारों को हम पढ़ेंगे और तीनों प्रकारों में जो अलग अलग उनके कितने भाग हैं या कितने प्रकार हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे। जैसे हम रचना की दृष्टि से पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले सरल वाक्य, साधारण वाक्य आता है, फिर संयुक्त वाक्य आता है और फिर उसमें हम मिश्र वाक्य पढ़ते हैं। तो ये 3 किसके हो गए? रचना की दृष्टि से। इसके बाद अर्थ की दृष्टि से आता है तो विधिवाचक होता है, निषेधवाचक होता है, प्रश्नवाचक होता है, ऐसे प्रकार भी होते हैं। आदेशात्मक होता है, विस्मयाद होता है, संख्या सूचक होता है, संदेह सूचक होता है। ये किसके हो गए? ये आपके अर्थ की दृष्टि से हो गए। इसके बाद हम वाच्य की दृष्टि से पढ़ते हैं। तो वाच्य की दृष्टि से जो है, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये तीन प्रकार उसके इसके वाच्य की दृष्टि से होते हैं। तो ऐसे हम अलग अलग तीनों के प्रकारों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें अब हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले इसमें हेडिंग डालेंगे वाक्यों का वर्गीकरण। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे वाक्यों का वाक्यों का वर्गीकरण। वाक्यों का वर्गीकरण। वाक्यों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले हमने हेडिंग डाली इसमें वाक्यों का वर्गीकरण। तो हमने भी बताया था वाक्यों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। वाक्यों का वर्गीकरण, वाक्यों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है या किया जाता है। कैसे भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो वाक्यों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है या किया जाता है। तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि रचना की दृष्टि से। तो हम इसमें यहाँ इसी को इसमें यहाँ लिख लेते हैं, या कहो तो आप इसी को जोड़ दें। क्या लिख दीजिए? वाक्य। ये वाक्य हो गए। इसको यहाँ लाइन खींचिए एक ऐसे करके और ऐसे पूरी लाइन कर दीजिए। पहला मैंने आपको जो बोला था उसमें आपको लिखना है, पहला आपको लिखना है यहाँ रचना की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि, ठीक है, रचना की दृष्टि। फिर हम दूसरा लिखेंगे अर्थ की दृष्टि। अर्थ की दृष्टि, अर्थ की दृष्टि। और तीसरा है वाच्य, वाच्य की दृष्टि। तीसरा है वाच्य की दृष्टि।
वाच की दृष्टि। तो ये तीन इसके अलग अलग भाग हैं। मैंने आपको तीनों भाग समझाए थे और बताया भी है ऊपर कि तीन प्रकार से इसका विभाजन किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। अब रचना की दृष्टि से मैंने आपको तीन बताए थे, जिसमें आपको साधारण या सरल, संयुक्त और मिश्रित। तो पहले हम लिखेंगे इसमें नंबर एक लिखेंगे इसमें, तो लिखेंगे साधारण, साधारण वाक्य। और इसको पुस्तक में लिख सकते हैं सरल वाक्य, क्योंकि ये दोनों तरीके से पूछा जाता है। और फिर है संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। फिर है आपका मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य। और कोष्टक में लिख दीजिए मिश्र वाक्य, क्योंकि ये कई कई बार अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, तो हमको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने आपको सारे प्रकार, दोनों प्रकारों से समझा दिया है और बता दिया है किस प्रकार से आता है। साधारण को कभी सरल पूछ लेते हैं और मिश्रित को कभी मिश्र पूछ लेते हैं। अब हम लिखेंगे अर्थ की दृष्टि से, तो अर्थ की दृष्टि से लिखेंगे विधिवाचक, विधि, विधिवाचक, विधिवाचक वाक्य, विधिवाचक वाक्य। फिर है निषेधवाचक, निषेधवाचक वाक्य। फिर इसके बाद है आपका प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य। फिर है निषेधात्मक, निषेधात्मक वाक्य। फिर इसके बाद निषेधात्मक के बाद है निषेधात्मक, सॉरी निषेधात्मक नहीं, आदेशात्मक, आदेशात्मक वाचक भी लिख सकते हैं। आदेशात्मक वाचक वाक्य, आदेशात्मक वाक्य, ठीक है, आदेशात्मक। फिर विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक वाक्य। और इसके बाद है विस्मयादि बोधक के बाद है जो विस्मयादि बोधक के बाद है वो संदेह, संदेह सूचक वाक्य, संदेह सूचक वाक्य। और इसके लास्ट में जो आपको लिखना है वो है आपका इच्छा सूचक, इच्छा सूचक या संकेत सूचक, इच्छा सूचक वाक्य। इसको हम लिख सकते हैं, इच्छा सूचक वाक्य को क्या बोला था हमने, संकेत सूचक। या संकेत अलग है, नहीं अलग है, संकेत अलग है, इच्छा सूचक और संकेत सूचक। मैंने सोचा इसी में ही संकेत सूचक वाक्य। इसमें लिखेंगे कर्तवाची, फिर इसके बाद है कर्मवाच्य और इसके बाद है भाववाच्य। ये इसके तीन प्रकार हैं। तो हमने आपके लगभग इसमें कितने हैं, एक जो आपका यहाँ लिखाया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 है, ये 3 है और ये भी 3 है। तो इनको हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, पहले हम रचना की दृष्टि से पढ़ेंगे, फिर हम अर्थ की दृष्टि से पढ़ेंगे और फिर हम वाच्य की दृष्टि से पढ़ेंगे। तो तीनों दृष्टियों से जब हम इनको पढ़ेंगे अलग अलग, तो हमारी समझ में आज हम इसमें सबसे पहले रचना की दृष्टि से स्टार्ट करेंगे। रचना की दृष्टि से हम पढ़ेंगे कि रचना की दृष्टि से जो वाक्यों का वर्गीकरण है वो किस प्रकार से किया गया है। तो आज हम जो है वो रचना की दृष्टि से वाक्यों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। वाक्यों का वर्गीकरण इसके आधार पर पढ़ेंगे, रचना की दृष्टि से। तो इसमें हेडिंग डालेंगे, एक एक हेडिंग डालेंगे आप, हेडिंग डालेंगे, एक हेडिंग डालेंगे क्या, रचना की दृष्टि से, रचना की
दृष्टि से, रचना की दृष्टि से ये हम पढ़ रहे हैं। और रचना की दृष्टि से मैंने अभी आपको बताया था कि इसके 3 प्रकार हैं। रचना की दृष्टि से कौन से प्रकार हैं? 3। तो यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं कि रचना की दृष्टि से इसके 3 प्रकार हैं। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, हो सकता है आपको कम समझ में आ रहा हो, क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि रचना की दृष्टि से जो हम पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। 1 मिनट रुक जाएंगे हम। क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई, पैर लगने के कारण वो घूम गया थोड़ा कैमरा। तो अब हम रचना की दृष्टि से जो उसके 3 प्रकार हैं उनको पढ़ेंगे। तो रचना की दृष्टि से जो 3 प्रकार हैं वो आप सबको समझ में आ रहे होंगे। कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेना, क्योंकि क्लास डिस्टर्ब हो गई है, क्योंकि मुझे वो सेट करने में दिक्कत आएगी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। तो रचना की दृष्टि से 3 प्रकार होते हैं। मैंने पहले कहा था कि साधारण वाक्य, फिर उसको ही सरल वाक्य कहते हैं, फिर संयुक्त वाक्य, और उसके बाद मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम साधारण वाक्य या सरल वाक्य लिखेंगे। 3 प्रकार है, मैंने बताया था। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे साधारण साधारण वाक्य या सरल वाक्य, सरल सरल वाक्य, साधारण वाक्य या सरल वाक्य। सबसे पहले हम ये हेडिंग डालेंगे। इसमें कैसे पहचान करेंगे कि ये साधारण वाक्य है, कैसे पहचान करेंगे? तो इसकी हमें परिभाषा जाननी होगी और समझना होगा। तो सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा आप सबको समझा रहा हूं कि जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय हो, उसे हम साधारण वाक्य कहते हैं। बात सीधी सी है कि कोई भी बात अपनी सिंपल भाषा में कही जाए, जैसे वह खेलता है, वह खेल रहा है, वह पढ़ रहा है, वो रो रहा है, वह गा रहा है, वह हंस रहा है। तो ये सारे शब्द जो हैं, इसमें क्या है कि एक तो उद्देश्य और एक ही विधेय है। अगर एक उद्देश्य और एक विधेय है तो आसानी से हम इस बात को समझ लेंगे कि इसमें साधारण वाक्य या सरल वाक्य है। तो अब हम आगे लिखेंगे इसकी परिभाषा। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य जिन वाक्यों में एक उद्देश्य या विधेय हो, इसमें मैंने अभी परिभाषा बताई थी, एक उद्देश्य या एक विधेय हो, उसे साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। तो इसको याद रखना कि जिन वाक्यों में एक उद्देश्य हो, एक विधेय हो और एक उद्देश्य हो, एक विधेय हो, तो वहां पर उसे साधारण वाक्य ही बोलेंगे या उससे साधारण वाक्य कहेंगे। ये हमें अच्छे से याद रखना है कि साधारण वाक्य क्या है। तो साधारण वाक्य, उसकी बात को समझने का एक तरीका भी है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि कैसे उसकी पहचान करेंगे। तो इसी प्रकार से हम उसकी पहचान करेंगे कि इसमें साधारण वाक्य है। इसमें क्या है? साधारण वाक्य है। तो क्या होना चाहिए कि उसकी पहचान करने के लिए एक उद्देश्य होना चाहिए और एक विधेय होना चाहिए। अब कैसे समझे? तो इसमें एक एग्जांपल लिखते हैं।
जैसे, जैसे श्याम खाना खाता है, श्याम खाना खाता है। तो खाना कौन खा रहा है कि श्याम। तो श्याम जो खाना खा रहा है, तो उसने कहा क्या बात कही गई थी कि जिसके बारे में बात की जाती है, तो बात किसके बारे में की जा रही है, श्याम के बारे में। तो श्याम क्या हो गया इसमें, उद्देश्य। श्याम क्या हो गए, उद्देश्य। और जिसके बारे में, जिसके लिए बात कही जा रही है, जिसके बारे में नहीं, जिसके लिए कहा जाए, तो खाना खाने के लिए कही जा रही है, इसका मतलब ये विधेय हो गया, ये विधेय हो गया। मैंने अभी आपको ये बात क्लियर से बताई भी थी कि उद्देश्य में क्या था कि जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, तो जिसके विषय में मतलब जिसके बारे में, श्याम के बारे में बात कही जा रही। और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वो क्या है, वो विधेय है। तो उद्देश्य के मतलब देखो पहले इसको समझो, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है मतलब इसके विषय में जो बात कही जा रही है, और जिसके विषय के लिए कुछ कही जा रही है वो आपका विधेय। मतलब श्याम उद्देश्य है और खाना खाना विधेय है। तो ऐसे हम इसको समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ इसकी इतनी जरूरत नहीं है क्योंकि वो बात मैंने आपको यहाँ इसलिए लिखाई क्योंकि ये इसमें परिभाषा में दिया हुआ है। तो साधारण की पहचान करना कितना आसान है ये हम देख सकते हैं। प्रॉब्लम हमें आती है संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य में। तो वो मैं आपको भी समझाऊंगा, तो उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगी कि कैसे उसको सरलता से सॉल्व किया जा सकता है। तो मैंने बताया कि साधारण वाक्य आप पहचान कर लेंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। दूसरा है आपका संयुक्त वाक्य। दूसरा क्या है, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, तो संयुक्त वाक्य की परिभाषा क्या है, दो या दो से अधिक वाक्य जब किसी एक, दो या दो से अधिक वाक्य किसी, दो या दो से अधिक वाक्य, वाक्य जब किसी संयोजक शब्द, दो या दो से अधिक वाक्य जब किसी संयोजक, जब दो या दो से अधिक वाक्य जब किसी संयोजक शब्द से जोड़ दिए जाएं, संयोजक शब्द से जोड़, शब्द से जोड़ दिए जाए, जोड़ दिए दिए जाएं, जोड़ दिए जाएं तो संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो जोड़ दिए जाएं तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं, या ऐसे ऐसे लिखते जाएं तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयोजक मतलब, अब संयोजक वाक्य कौन कौन से होते हैं, तो मैंने आपको जैसे इसमें आपका आता है और ये एक संयोजक वाक्य है, अथवा ऐसे मतलब दो वाक्यों को अलग अलग जब जोड़ दिया, या भी होता है, जैसे हमने उद्देश्य या विधेय, तो दोनों को अलग अलग, उद्देश्य और विधेय अलग अलग है लेकिन हमने इसको जोड़ दिया है या से। ऐसे जब वाक्य आएंगे, ऐसे जब वाक्य आएंगे तो वहां आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे इसमें संयुक्त वाक्य है, ये हमें इसकी पहचान करनी पड़ेगी। ज्यादातर इसमें संयोजक वाक्य, संयोजक शब्द मतलब जो शब्दों को जोड़ने वाले शब्द होते हैं वो इसमें आएंगे, वो वाक्य इसमें ज्यादातर आएंगे। तो ठीक है, ऐसे शब्द जो इन दोनों को जोड़े, अथवा राम अथवा श्याम, ऐसे शब्द होंगे जो दो वाक्यों को जोड़ देंगे, दो वाक्यों के बीच में संयोजन का काम, जोड़ने का काम करेंगे। उन्हें हम संयुक्त वाक्य के रूप में समझेंगे। तो कैसे, अब इसकी हम एक एग्जांपल लिखेंगे। जैसे, जैसे, तो जैसे लिखेंगे
सूर्य उदय हुआ और सूर्य उदय हुआ और सूर्य उदय हुआ और अंधकार चला गया। अंध अंधकार चला गया। अंधकार चला गया। तो अब इसमें क्या है, ये दो वाक्य अलग अलग हैं। पहला वाक्य है सूर्य उदय हुआ, तो पहले क्या हुआ, सूर्य उदय हुआ, और को हटा दें तो अंधकार चला गया। तो दोनों वाक्य क्या है, अलग अलग दिए हुए हैं, लेकिन इसको जोड़ने का काम किसने किया, इसको जोड़ने का काम किसने किया, इसको जोड़ने का काम और ने किया। मतलब और से ये शब्द जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें हम पहचान कर पाएंगे कि कैसे यह अलग अलग कैसे यह अलग अलग किए हुए दो वाक्यों को जब जोड़ा गया है तो इन्हें हम संयुक्त वाक्य कह सकते हैं, या यह संयुक्त वाक्य हैं। ठीक है, तो ऐसे वाक्य हैं जो संयुक्त हैं, तो ये किसी न किसी शब्द से, किसी न किसी संयोजक शब्द से जुड़े हुए होने के कारण में संयुक्त वाक्य हम कहते हैं। अब एक और लिख सकते हैं, पुलिस के हवा पुलिस के सॉरी इसमें एक शब्द और लिखेंगे हम, एक मिनट। हाँ, इसमें जो संयोजक शब्द हैं वो मैंने बताया था, और है, एव है, तथा है। तो ऐसे शब्द जो इनको जोड़ने का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें हम संयोजक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों से जब ये जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसमें संयुक्त वाक्य होगा। जैसे स्वावलंबी बनो अथवा पराश्रित रहो, स्वावलंबी बनो अथवा पराश्रित रहो। तो अथवा इसमें जो आया है वो क्या है कि वह इसमें क्या है, तो वह इसके जोड़ने के कारण इसमें इसको संयुक्त वाक्य बना रहा है। और एक और है इसमें आगे, तो उससे भी हम इस बात को समझेंगे। तो जैसे कि क्या उसे मालूम है कि तुम कल कल तुम मेरे घर आ रहे हो। तो ये क्या है कि, तो ये दोनों शब्दों को जो जोड़ रहा है, इस कारण भी इसमें संयुक्त वाक्य है। तो ऐसे हम इसको समझ सकेंगे। तीसरा और अंतिम जो है वो है मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य मतलब ऐसे संयोजक शब्दों का प्रयोग जहां दिखाई दे, जैसे और, तथा, अथवा, व, एव, की, ऐसे शब्द जब प्रयोग किए जाएंगे तो वहां पर संयुक्त वाक्य होगा। ये बात हमको समझनी है। अब हम लिखेंगे मिश्रित वाक्य। तो मिश्रित वाक्य की क्या पहचान है, तो मिश्रित वाक्य की पहचान है, उसकी परिभाषा से समझेंगे, दो या दो से अधिक उपवाक्यों का समूह जो किसी भाव को व्यक्त करने के लिए एक दूसरे उपवाक्य पर, दो वाक्यों जो इसमें कहा गया कि दो या दो से अधिक उपवाक्यों का समूह, मतलब एक अलग वाक्य होगा, एक अलग वाक्य होगा, और दो उपवाक्य जब अलग अलग हैं और उनको क्या कहा गया है कि उनको जब जोड़ दें, उन समूह को क्या कर दें, जोड़ दें, और जो जोड़ने पर एक दूसरे उपवाक्य पर क्या हो जाए, निर्भर हो जाए, वहां पर मिश्रित वाक्य होगा। तो इसकी भी हम पहचान करना आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले इसकी हम परिभाषा लिखें, परिभाषा के बाद जब हम इसका एग्जाम्पल देंगे तो बताएंगे कि कैसे शब्द वहां पर होते हैं जिससे हम ये पहचान कर पाए कि इसमें 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 मिश्रित वाक्य है। इसकी पहचान करने के लिए हम आपको ट्रिक बताएंगे। तो सबसे पहले परिभाषा लिखें, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक उपवाक्यों का समूह, दो या दो से अधिक उपवाक्यों का समूह
जो किसी जो किसी भाव को व्यक्त करने के लिए, किसी भाव को व्यक्त करने के लिए करने के लिए करने के लिए एक दूसरे एक दूसरे एक एक दूसरे उपवाक्य पर निर्भर एक दूसरे उपवाक्य पर वाक्य पर निर्भर हो निर्भर हो निर्भर हो उसे मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य कहते हैं। उसे मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य कहते हैं। उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। इनमें एक प्रधान वाक्य शेष इनमें इसमें लिखेंगे इनमें इनमें एक प्रधान उपवाक्य प्रधान एक प्रधान उपवाक्य शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं। शेष शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं। उपवाक्य होते हैं। तो एक इसमें क्या होता है? प्रधान उपवाक्य, इनमें एक प्रधान उपवाक्य शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं। अब इसको कैसे समझेंगे? तो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हम इसमें लिखें तो उससे हमें ये बात समझ में आ जाएगी। तो इसको हम पहले वाले को इरेज कर देते हैं, इसे यहाँ लिखेंगे और समझ पाएंगे, क्योंकि नीचे जगह नहीं है और जगह के कारण आपको हो सकता है वो समझ में भी नहीं आए। एक बार हम यहाँ लिखते हैं। अब क्या है कि इसको एक लिखेंगे राम ने में लिखेंगे जैसे राम ने वही स्कूटर राम ने वही स्कूटर खरीदा खरीदा जो श्याम राम ने वही स्कूटर खरीदा जो श्याम का था श्याम का था। ठीक है। अब क्या है कि राम ने स्कूटर खरीदा, वही हटा दीजिए, इसमें तो वही हटा देंगे तो राम ने स्कूटर खरीदा वही जो श्याम का था, तो इस वही को यहाँ भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन राम ने वही स्कूटर खरीदा जो श्याम, मतलब अगर दोनों को अलग अलग कर दिया जाए, यहाँ से इसको अलग कर दिया जाए तो जो श्याम का था क्या था? कि स्कूटर। तो क्या राम ने वही खरीदा, वही स्कूटर खरीदा, कौन सा वही वाला? तो ये दोनों सब जब अलग अलग कर दिए जाएंगे तो इसमें आप पहचान नहीं कर पाएंगे कि इसमें कौन सा वाक्य है। लेकिन इसमें कहा गया था कि दो या दो से अधिक उपवाक्यों का समूह जो किसी एक भाव को व्यक्त करने के लिए एक दूसरे भाव उपवाक्य पर निर्भर हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। इसमें एक प्रधान उपवाक्य है, तो ये प्रधान क्या? राम ने वही स्कूटर खरीदा जो श्याम का था। अगर इस दोनों में एक प्रधान माना जाएगा तो तभी दूसरा उस पर निर्भर होके बन पाएगा। अगर एक को अलग कर देंगे तो दूसरा इसमें आप पहचान नहीं कर सकते। कि कैसे इसमें पहचान करेंगे कि वही चीज थी जो उस समय उसकी थी, तो कैसे पहचान करेंगे? इससे आप बता नहीं सकते कि इसमें मिश्रित वाक्य कैसे है। तो मिश्रित वाक्य की पहचान करने के लिए इसमें सबसे पहले मैंने वह तो क्या शब्द का प्रयोग किया गया है? वही वही और तो जो शब्द है। अब इसमें से जो शब्द हटा दो तो क्या हो जाएगा? राम ने वही स्कूटर खरीदा श्याम का था। तो अब इसको जोड़ा किसने है? जो ने। तो जो सो ऐसे शब्द जहां प्रयोग होंगे ऐसे शब्द जहां प्रयोग होंगे वहां पर क्या होगा? वहां पर मिश्रित वाक्य होगा। वहां पर मिश्रित वाक्य होगा
और उसमें यह बात निश्चित है कि वह एक शब्द दूसरे शब्द पर निर्भर भी होगा, ये भी बात इसमें निश्चित है। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा, कैसे इसमें हम समझेंगे कि इसमें है। जैसे एक इसमें और है, मेरा विश्वास है कि इस योजना से हमारे देश की आर्थिक उन्नति होगी। तो यहाँ भी की शब्द से आप ये नहीं कह पाएंगे, की शब्द यहाँ भी प्रयोग होता है संयुक्त वाक्य में भी, लेकिन की वाक्य की शब्द जो संयोजक शब्द है वो मिश्र वाक्य में भी यूज। लेकिन मिश्र वाक्य में क्या है, इसमें कहा गया है कि एक योजना बना रहे हैं, हम ऐसी एक योजना क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो मेरा विश्वास है कि इस योजना से, तो वो क्या है, मेरा विश्वास है कि इस योजना, अब मेरा विश्वास हटा दिए तो इस योजना से हमारे देश की किसकी, किसके, तो विश्वास किसने किया, या विश्वास है, किसके आधार पर विश्वास है। तो ऐसे जब शब्दों को अलग कर दिया है, मतलब इसमें शब्द संयोजक भले ही कोई यूज हो, लेकिन हमें याद रखना है कि एक शब्द दूसरे, एक वाक्य उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर निर्भर जरूर होगा, आश्रित होगा, और उसको जब आप अलग कर देंगे तो अगले वाले को आप पूर्ण नहीं कर पाएंगे, तो वहां पर आपका मिश्रित वाक्य होगा। ये हमें देखना है। तो एक एग्जाम्पल हम इसमें और आपको मिश्रित का समझाना चाहते हैं, जिससे आपको और आसानी हो। एक और समझाएं, मिश्रित का एक एग्जाम्पल हम आपको और समझा दें, जिससे आपको तुलसीदास ने कहा है कि, तुलसीदास ने, तुलसीदास ने कहा है कि, ये जो शब्द है, अब की यहाँ भी है संयोजक चिन्ह, मैंने अभी बोला था, और की संयुक्त में भी आएगा, तो वहां से इसी पहचान करना पड़ेगी। कैसे पहचान करेंगे वो देखना पड़ेगा। विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। विनाश काल में, विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, हो जाती है। अब तुलसीदास ने कहा है, यह की अलग कर दूं, विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब तुलसीदास को बता दो तो विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, शब्द ठीक है, लेकिन ये शब्द अगर आप इसको मिश्रित करना चाहेंगे तो आप कैसे समझाएंगे कि ये मिश्रित है, क्योंकि ये बात के तुलसीदास के कहने पर ही निर्भर है। ये तो सबसे पता है कि विनाश काल में, तो ये किसने कहा है, ये बात पूछी जाएगी, तो ये बात तुलसीदास ने कही है। और अगर तुलसीदास ने कहा है विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि, तो इसको बता देंगे, तो इसको दोनों को जोड़ने के लिए की संयोजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। मतलब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर है। अगर ये एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर नहीं होगा तो वहां संयुक्त वाक्य होगा, और निर्भर होगा वहां, वहां पर मिश्रित वाक्य होगा। ये बात हम आपको क्लियर करना चाह रहे थे। तो इसी बात को समझाने के लिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल लिया, जिसमें आपको ये याद रखना है कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर जरूर होगा। संयोजक चिन्ह कभी कभी ऐसा होता है कि सेम आ जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि कंफ्यूजन हो जाता है, वो पूछ दे घुमा के। तो संयोजक चिन्ह से ज्यादा उन दोनों की निर्भरता को देगा। जहां निर्भरता नहीं होगी वहां संयुक्त वाक्य होगा, जहां निर्भरता होगी वहां पर मिश्रित वाक्य होगा। और सरल वाक्य के लिए तो कोई ज्यादा है ही नहीं, वो बहुत आसान है, उसको आप आसान समझ सकते हैं। तो आज की क्लास को हम यही इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट में हम जो आपको अर्थ की दृष्टि से जो बात है वो पढ़ाएंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी नमस्कार। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करते रहें आप सब लोग। कोशिश मेरी यही रहती है कि आप सबको एक अच्छी सी क्लास दी जाए, जिससे आपको पूर्ण संपूर्ण नोट्स के साथ, संपूर्ण नोट्स के साथ मैंने कोशिश किया कि आपको पूरा एक विस्तृत नोट्स, जो आपको लिखित परीक्षा में भी कहीं ना कहीं काम आए। जैसे सुपर टेट वगैरह में लोग चाहते हैं कि फुल नोट्स की क्लास मिले, जिसमें हम आसानी से वो लिख सकें, तो उसके लिए भी है। या कोई पीएससी वगैरह के लेवल की परीक्षा में जो हिंदी सब्जेक्ट होता है उनका वो लिखते हैं, उनके भी ये काम आसानी से आएगी। सरल भाषा है, आसानी से आप लिख सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए आप सभी को नमस्कार। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।